जय श्री राम सभी को। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ हनी में। आइए दोस्तों, आज हम लोग घटना चक्र के फिजिक्स के फिर से एक नए टॉपिक यांत्रिकी चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो आते हैं अपने पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न ये है कि साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है, तो क्यों करता है? तो साधारण यंत्र यानी सिंपल मशीन जो है वो कम बल का प्रयोग करके उतनी ही मात्रा को काम करने में हमारी मदद करता है। मतलब हमें किसी भी चीज़ को, जैसे अगर किसी साधारण मशीन के जो एग्जांपल्स हैं वो आपका हो जाएगा कील निकालने वाला मशीन, ठेला गाड़ी, एक चक्का वाला पहिया, नींबू निचोड़ने वाला मशीन। ये सब तो क्या है इसमें कि हमें बल का प्रयोग कम करना रहता है और काम वही करना रहता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वो गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग, तो सेंसिटिव स्केल है, तराजू है, तो अगर वह सांस लेगा तो तराजू की रीडिंग बढ़ेगी। क्योंकि जब एक गहरी सांस लेता है तो 1 लीटर वायु में 1.225 ग्राम वजनी होता है। तो अगर वो 1 लीटर वायु अंदर खींचता है तो उसका वजन जो है 1.225 ग्राम बढ़ जाएगा। हालांकि व्यक्ति के घनत्व में कमी दर्ज होगी। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि वेक्टर नहीं है, मतलब सदिश राशि नहीं है? तो ये हो जाएगा आयतन, क्योंकि विस्थापन, वेग, बल सारे जो है सदिश यानी वेक्टर राशि हैं, सभी में डायरेक्शन है। आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो ये हो जाएगा विस्थापन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है उसमें डायरेक्शन होता है, बाकी समय, चाल, दूरी, ये जो भी है इसमें आपका डायरेक्शन नहीं होता है। निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो ये हो गया गति। गति मतलब स्पीड यानी चाल, तो इसमें कोई ये डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। बाकी वेग, टॉर्क, विस्थापन सब में डायरेक्शन की ज़रूरत है। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि मतलब जिसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं हो। तो ये हो जाएगा दाब, प्रेशर। प्रेशर मतलब बल लगाते हैं तो जो प्रेशर पड़ता है वो सभी डायरेक्शन में पड़ता है, तो इसकी कोई एक डिफिनेट डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए ये अदिश राशि है। ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो सदिश राशि यानी वेक्टर, तो ये हो जाएगा संवेग मतलब मोमेंटम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि पदार्थ के मोमेंटम और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो मोमेंटम जो होता है वो मास इंटू वेलोसिटी होता है, और वेग सिर्फ वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी बाई वेलोसिटी, तो वेलोसिटी वेलोसिटी जो है आपस में कट जाएगा, तो क्या बचेगा? तो सिर्फ मास यानी द्रव्यमान बचेगा। बल का गुणनफल है, तो बल का गुणनफल F = ma होता है, तो द्रव्यमान और त्वरण का, तो आंसर हो जाएगा B। ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हों तो उस घन के किनारे की लंबाई के माप की इकाई में होगी। तो बोल रहा है कि घन का आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्या, मतलब जो क्यूब है, घन है, तो घन क्यूब जो होगा वो एक ही साइज का होगा। तो यानी घन का आयतन हो गया 1, अगर जहाँ घन की भुजा 1 है तो घन का आयतन हो जाएगा 1 क्यूब, और पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया का होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर। तो अगर दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा कि 1 का क्यूब बराबर 6 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 1 क्यूब का क्यूब इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर 1, तो यानी 1 = 6 हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? तो ऊर्जा संरक्षण का आशय यह है कि ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश, मतलब एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन पे। हमारे द्वारा उपयोग में किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा को प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। ठीक है। बहुत सारे लोग सोच सकते हैं कि पवन ऊर्जा क्यों नहीं हो रहा है आंसर। तो असल में जो पवन का चलना जो होता है वह सूर्य के ताप पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर सूर्य का ताप ज़्यादा होगा तो ऊपर की हवाएं गर्म होगी, नीचे की हवा ठंडी होगी, तो जो गर्म हवा ऊपर उठेगी, ठंडी हवा, भारी जो हवा है वो नीचे रहेगी। तो ये आपस में सर्कुलेशन करने की वजह से ही हवा चलता है, तो इसलिए पवन ऊर्जा में भी सूर्य का ऊर्जा होना ज़रूरी है।
बायोमास में भी गर्मी रिएक्शन होने के लिए आपका गर्मी का होना आवश्यक है। तो ये जो भी है बायोमास और पवन ऊर्जा, ये सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न है, मतलब डिराइव्ड है, डायरेक्ट नहीं है पर डिराइव किए हुए हैं। हवाओं की ऊर्जा होती है तो केवल गतिज ऊर्जा होती है, इनमें स्थिति ऊर्जा नहीं होती है। ठीक है, बहती हुई हवा केवल गति ऊर्जा होती है। वायु शक्ति यानी विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो जो विंड मिल है वो हवा से घूमता है, तो इसमें जो गतिज ऊर्जा है वही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो ऊष्मा से वैद्युत मतलब हीट से बिजली, हीट से बिजली क्या होगा? तो ये सौर सेल हो जाएगा, सौर सेल हीट होगा और बिजली बनेगा। दूसरा बोल रहा है विद्युत से ध्वनि मतलब करंट क्या और ध्वनि, तो क्या होगा? लाउड स्पीकर। ठीक है, अगर एक माइक का बात बोलेंगे तो माइक का क्या हो जाएगा कि या माइक का हो जाएगा, उसका भी वही होगा, विद्युत से ध्वनि हो जाएगा, जिससे हम लोग बोल रहे हैं तो आवाज़ ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, द्रव्यमान से ऊष्मा, तो द्रव्यमान है, किसी का मास है, उससे हीट निकल रहा है तो क्या उसमें हो जाएगा? नाभिक के रिएक्टर में विखंडन होता है तो ऊष्मा निकलती है। रासायनिक से ऊष्मा एवं प्रकाश मतलब केमिकल रिएक्शन से ऊष्मा प्रकाश दोनों में निकलेगा तो वो हो जाएगा ईंधन दहन, मतलब कि ईंधन जलेगा तो ऊष्मा भी और प्रकाश भी, मतलब अगर हम पेट्रोल जलाते हैं तो हीट भी जनरेट करता है, गर्मी भी करता है और प्रकाश मतलब रोशनी भी देता है। ठीक है, गति का सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? तो गति को सर्वप्रथम गैलीलियो ने परिभाषित किया था। गैलीलियो ने ही सर्वप्रथम एक समान रेखीय गति को परिभाषित किया। तत्पश्चात न्यूटन ने पिंडों एवं वस्तुओं की गति का वर्णन करने के लिए गति के नियम प्रतिपादित किए। न्यूटन के गति का पहला नियम क्या कहा जाता है? तो ये जड़ता का नियम या फिर गैलीलियो का नियम कहा जाता है। अठारह नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है तो उसमें बैठे हुए यात्री के सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या? तो स्थिरता का जड़त्व। जब ट्रेन रुकी हुई है तो आदमी स्थिर है, जैसे ही वो ट्रेन चलना आरंभ करेगी तो उसमें जो व्यक्ति हैं वो स्थिर ही रहना चाह रहे थे, तो जैसे ही ट्रेन चलना स्टार्ट होगी तो उस यात्री के सिर जो वो पीछे की ओर जाएंगे। उसी तरीके से अगर सेम क्वेश्चन है कि अगर चलती हुई ट्रेन अचानक से रुकती है तो बैठे हुए यात्री के सिर कहाँ झुकेंगे? तो वो आगे की ओर झुक जाएंगे, क्योंकि ट्रेन रुक गई है और उसमें जो बैठे हुए व्यक्ति हैं वो गतिज ही हैं, तो उनका जो सिर है वो आगे की ओर झुक जाएगा। स्थित विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो स्थित विज्ञान जो है स्टैटिक्स जो है वो विश्राम की स्थिति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कथन है एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस सरफेस पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। ठीक, कारण है यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग h परिवर्तित नहीं हो सकता। तो a और r दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कारण ये है कि सीटी अगर हम लोग बजाते हैं, जैसे कोई भी आदमी जो है वो फ्रिक्शनलेस सरफेस पर नहीं चल सकता है, ठीक है, गति नहीं कर सकता है। लेकिन अगर हम लोग सीटी बजाता है वो, तो सीटी बजाने से वो एक व्यक्ति जो है एक दिशा में हवा को छोड़ेगा, हवा को छोड़ने के जिसके परिणाम स्वरूप विपरीत दिशा में वो गति करना लगेगा, क्योंकि गति का तीसरा नियम है कि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे ही हवा आगे की ओर गति करेगा, हवा सीटी छोड़ेगा, उसी तरीके हवा जो है वो उसके पीछे की ओर बल लगाएगा, तो इसलिए वो गति करने लगेगा। ठीक है, दोनों कथन सही है, लेकिन दोनों जो है एक दूसरे का पूरक नहीं है, सही व्याख्या नहीं करता। क्वेश्चन नंबर है कि सड़क पर चलने पर की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है ड्यू टू लेस फ्रिक्शन, इसलिए हमें बर्फ पर चलने में मुश्किल होती है। क्वेश्चन नंबर 22 निम्न कथन पर तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार करिए। भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। तो होता क्या है कि एक बार अगर गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है, मतलब स्टार्टिंग में जो है अगर भरी हुई गाड़ी है तो उसे चलाने के लिए बहुत अधिक ताकत की आवश्यकता होती है।
लेकिन एक बार वो गाड़ी चल पड़ता है तो फिर घर्षण कम होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये नियम किसने दिया था? ये तो ये न्यूटन ने दिया था। ठीक है, आते हैं 24 नंबर, एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? तो ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है कोरियोलिस बल। ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन द्वारा लगने वाले बल को कोरियोलिस बल कहा जाता है। कोरियोलिस बल अक्षांशों के कोण के सीधा समानुपात में बढ़ता है। ठीक है, अक्षांशों के समानुपात मतलब जितना ज़्यादा अक्षांश, ठीक है, उतना ज़्यादा कोरियोलिस बल। तो मतलब इक्वेटर पास जो अक्षांश है वो 0 है, तो वहाँ पे 0 मतलब कोरियोलिस बल 0 रहेगा। वैसे ही 1 2 3 4 जितना ऊपर बढ़ते जाएगा कोरियोलिस बल बढ़ते जाएगा। इसलिए ध्रुवों पर यानी 90 डिग्री पे तो 90, तो ये ध्रुवों पर सर्वाधिक और विषुवत रेखा पर कोरियोलिस बल अनुपस्थित होता है। ठीक है, एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड के चाल से खिसकी, तो बताए कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है? तो इसका फॉर्मूला होता है m1v1 इक्वल टू m2v2। ये जो थर्ड लॉ है, तो मास इंटू वेलोसिटी, मतलब नाव का m1 हो गया नाव का मास, v1 हो गया नाव की वेलोसिटी, m2 हो गया मनुष्य का द्रव्यमान, v2 हो गया उसकी वेलोसिटी। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है m जो है वो नाव का द्रव्यमान है, n जो है वो मनुष्य का द्रव्यमान है। तो m जो है वो व्यक्ति का द्रव्यमान है, n जो है वो नाव का द्रव्यमान है। तो m इंटू 5, ठीक है, तो मनुष्य 5 की गति से कूदा और नाव जो है 0.5 से, तो m इंटू 5 बराबर n इंटू 0.5। तो इधर अगर पलटते हैं तो m इंटू 5 माइनस n इंटू 0.5 अगर 0, तो ये जब आपस में कटेगा तो n बाई m बराबर 5/0.5 इक्वल टू 10 हो जाएगा। असल में जो फार्मूला होता है यहाँ पे लिखा हुआ है m1v1 माइनस n1v1 बराबर 0। हम लोग डायरेक्ट करते हैं m1v1 बराबर m2m2, मतलब अगर आप ऐसे भी अगर RHS को LHS में लेके जाएंगे तो वो 0 ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, एक ट्रक, एक कार, एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान है। यदि एक समान अवरोधक बल लगाए जाएं तो वे क्रमशः x, y और z दूरी पर रुके तो क्या होगा? तो होगा ये x बराबर y बराबर z, मतलब सारी की गतिज ऊर्जा समान है। गतिज ऊर्जा का मतलब क्या होता है? हाफ mv²। ठीक, तो यहाँ पे बोल रहा है कि साइकिल, ट्रक और कार, तो ट्रक भारी हो गया, कार उससे कम हल्का हुआ और मोटरसाइकिल उससे हल्का हो गया, तो गतिज ऊर्जा बराबर है। गतिज ऊर्जा बराबर का मतलब क्या होगा कि मोटरसाइकिल की जो गति होगी वो ज़्यादा तेज़ होगी, कार की गति उससे कम होगी और ट्रक की गति उससे कम होगी। तो मतलब लेकिन अगर क्योंकि अगर गति सबकी बराबर होती तो फिर ट्रक का जो गतिज ऊर्जा होता वो सर्वाधिक होता। तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा को एक बराबर किया हुआ है, तो मतलब यानी स्पीड जो होगी इंजन के भार के अकॉर्डिंग सबका अलग अलग होगा। तो इसलिए यहाँ पे x, अगर वहाँ पे गतिज ऊर्जा किन्हीं वस्तुओं की गतिज ऊर्जा समान है तो उन पर समान अवरोधक बल लगाए जाए तो समान दूरी पर ही रुकेंगे। मतलब आप क्वेश्चन को ये समझ लीजिएगा कि अगर गतिज ऊर्जा समान है तो और वेट डिफरेंट है तो समझिए कि उनका वेलोसिटी भी डिफरेंट होगा। जिसका वेट कम होगा उसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा, जिसका वेट ज़्यादा होगा उसका वेलोसिटी कम होगा। 27 नंबर क्वेश्चन, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:9 है तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा? तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो यहाँ पे v² दे रहा है, तो वेगों का अनुपात तो सीधा इसको रूट कर देंगे, 4:9 है तो रूट करेंगे तो 2:3 हो जाएगा। ठीक है, आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे, साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है। साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग जो होता है वो पहियों और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। बॉल बेयरिंग के प्रयोग से पहिए और धुरी के बीच संस्पर्श मतलब स्पर्श बल का जो प्रभावी क्षेत्र घट जाता है, इससे घर्षण कम लगता है, कोहेसिव फोर्स कम लगता है। 29, एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया R है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा?
तो जैसे कह रहा है कि एक व्यक्ति कार में विराम में बैठा हुआ, मतलब कार जो है एक रेस्ट पर है, तो क्यों रेस्ट पर है, तो उसको फ्रिक्शन पे काम कर रहा है, ठीक है, आर प्रतिक्रिया आर है। तो जब वो अचानक से चलना, मतलब वो रोल करना स्टार्ट करेगा, डायनामिक फ्रिक्शन स्टार्ट करेगा, चाहे पहिया जो गोल होता है तो रोल करना होगा। तो कभी भी हम लोग पढ़े हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो सर्वाधिक होता है स्लाइडिंग से और रोलिंग से। तो इसलिए बोल रहा है कि किसी वस्तु में गतिक फ्रिक्शन जो है हमेशा स्टैटिक डायनामिक फ्रिक्शन मतलब गतिक फ्रिक्शन जो है स्थैतिक फ्रिक्शन से कम होता है, इसलिए आर से कम होगा। प्रत्येक पहियों में प्रतिक्रिया जो होगी वो आर से कम होगा, मतलब जो पहले से बैठा हुआ है आर लगा रहा है उससे वो कम होगा। 30 नंबर, तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है, तो तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में कि एक समान त्वरण से जा रहा है, तो एक समान त्वरण का मतलब क्या होता है कि हर एक सेकंड पे वेलोसिटी बढ़ेगी, तो मतलब वो तेज़ी से हर सेकंड पे तेज़ होते जा रहा है। तो तेज़ होते जा रहा है तो मतलब आगे की ओर तेज़ हो रहा है, तो क्या होगा कि क्षैतिज से इस प्रकार होगा कि पिछले सिरे की अधिक गहराई होगी, मतलब पिछला सिरा नीचा होते जाएगा, ठीक है, और अगला सिरा जो है ऊंचा होते जाएगा, मतलब अगला सिरा हुआ है वो स्पीड तेज होते जा रहा है, तो आगे ग्राफ जो है वो जीरो से ऊपर जैसे लेके जाते हैं तो वो आगे की ओर बढ़ना चाहेगा, और पिछला सिरा जो है वो नीचे की ओर रहना चाहेगा, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन, तो तीक्ष्ण वृत्ताकार है, ठीक है, और तेज गति से जा रहा है 4 पहिया, तो वो क्या होगा, तो वो बाहरी पहियों की ओर उल्टेगा, मतलब और बाहर की तरफ ही फिसलेगा। कैसे, तो ये देखते हैं। यदि कोई गाड़ी वांछित चाल से अपेक्षा तेज चल रही है तो वो मोड़ पर बाहर की ओर फिसलने लगती है, परंतु तब घर्षण बल भीतर की ओर लगकर अतिरिक्त अभिकेंद्रीय बल प्रदान कर देता है। तो एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर वाहन बाहर की ओर फिसलेगा और बाहरी पहियों पर उलट जाएगा। किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद समतल जमीन पर लुढ़कती है और कुछ दूर लुढ़कने के बाद पश्चात गेंद रुक जाती है, तो गेंद रुकने पर धीमी होती है क्योंकि कि गेंद पर गति की दिशा में विपरीत एक बल मतलब घर्षण बल कार्य कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र कौन सा है, तो ये होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी हो जाएगा। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, तो यह है अपकेंद्रण बल। अपकेंद्रण को क्या बोलते हैं, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। असल में हम लोग देखते हैं कि वॉशिंग मशीन जो कपड़ा सूखता है या फिर धुलता है, तो जो धुलेगा तो वो क्या होता है कि जो कपड़ा जो होता है वो वॉशिंग मशीन का जो बॉडी है उस पर चिपका हुआ रहता है और जो मशीन है वो बीच में घूमते रहती है। तो असल में क्या है कि वो बाहर की तरफ फेंकते रहता है। तो कपड़ा साफ करने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन, तो यहाँ पे फ्यूज बोल रहा है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो तो वो फ्यूजल मतलब बाहर की ओर भेज रहा है, ठीक है, फेंक रहा है। फ्यूज हुआ तो फ्यूज, कोई भी चीज़ फ्यूज हो रहा है तो वो बाहर की ओर फेंकते हैं। उसी तरीके से एक होता है सेंट्रीपीटल, पीटल मतलब पीट के अंदर की ओर रख रहा है, अंदर की ओर खींच रहा है, तो वो पीटल हो जाएगा। और फ्यूगल मतलब बाहर की ओर। तो अगर कोई भी अलग से एक नया क्वेश्चन बनाता है तो जिसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर में उसमें होता क्या है, बाहर की ओर जा रहा है मतलब सेंटर से दूर की ओर भाग रहा है या सेंटर की ओर आ रहा है। तो अगर दूर की ओर भाग रहा है तो फ्यूजल हो जाएगा और अंदर की ओर आ रहा है तो वो सेंट्रीपिटल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने के कारण क्या है, तो वो अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल मतलब सेंट्रीफ्यूगल। मथेंगे तो क्रीम क्या होगा, वो बाहर की ओर आएगा, तो बाहर मतलब फ्यूगल। तो हमेशा जो है ऐसा जो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है उसके इंग्लिश वाला ऑप्शन में जाया करिएगा, इंग्लिश वाला क्वेश्चन जो है वो ईजी हो जाता है कभी कभी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आया तो फिर से आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं नेक्स्ट ही जल्दी ही एक नए चैप्टर का वीडियो डालूँगा और इसमें और ज़्यादा डिटेल्ड इस चीज़ के बारे में बताऊँगा।